तो मैं कुमोद सर ऑब्जेक्टिव मैथ सवालों के साथ हाजिर हूँ। आज कुछ 50 प्लस मैथ ऑब्जेक्टिव का सेट लिया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए सवालों को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सवालों को शुरू करने से पहले मैं थोड़े से टाइम में कुछ बताना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए। वीडियो को पूरा देखने से आपको ज़रूर सीख मिलेगी। ये जो पढ़ाई होता है ये हेमोपैथिक दवाई है। हेमोपैथिक दवाई जैसे रोज़ थोड़ा थोड़ा खाने से बीमारियां ठीक होती है, उसी तरह रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ने से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, अंत तक देखा कीजिए। आपको बहुत सारा ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए सवालों को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि यदि पी एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई क्यू प्लस 2 इंटू वाई 4 प्लस 6 को जी वाई इतना से भाग देने पर, यानी यहाँ पे पी वाई बटा जी वाई पूछ रहा है, तो घात पूछ रहा है। तो घात बनाने के लिए अब हम ऑब्जेक्टिव है, यहाँ ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में अब हम पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे। हम देखेंगे यहाँ कि पी वाई बटा आपसे पूछ रहा है कि जी वाई का घात है ना, इसका भाग करने पर घात क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसका फर्स्ट लेटर गुना करेंगे, इसका फर्स्ट लेटर गुना करेंगे, तब पावर y पर पावर हो जाएगा 4 पावर हो गया। उसके बाद 3 पावर हो गया y पर, 3 पावर हो गया। यहाँ पे 1 पावर है तो 4 3 7 और 1 8, यानी यहाँ पे पावर 8 हो जाएगा बटा। इसमें किससे भाग देना है, y पर पावर 2 से। बताइए ये कट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा y पर पावर 4 और हमें घात होगा 4 जो होगा सही आंसर होगा। आप 6 आंसर मत लगाइएगा, आप ऐसे सोच लीजिएगा कि y पर पावर 8 है और y पे पावर 2 है। तो हम जानते हैं कि आधार बराबर और भाग में होता है तो पावर घट जाता है। ये मत सोचिएगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, y पे पावर 6 जो हो जाएगा यहाँ पे गलत जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। ये सब इरेज कर देते हैं, ज़रूरी है, जितना क्लीन रहेगा उतना ही बेटर रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में सवाल है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। इसमें खोजना है चारों ऑप्शन में कि कौन द्विघात समीकरण है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको अगर देखें, इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बराबर के इस पार भी एक्स है, अगर एक तरफ करते हैं तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, यानी यहाँ पे ये द्विघात नहीं है। इसकी बात करें तो इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 हो जाएगा। अंदर में ले आएंगे 3x प्लस 4, यानी किसी भी हाल में एक्स स्क्वायर नहीं हट रहा है, अर्थात जो हमारा द्विघात समीकरण होगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। इसके ऑप्शन नंबर बी भी सही जवाब लग रहे हैं। और बता दें ऑप्शन नंबर इसके यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं, नहीं सी नहीं होगा, ये डी 2x स्क्वायर प्लस 4x और 5x, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भी एगो x स्क्वायर आएगा, 2x स्क्वायर आएगा, है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 10 के मूलों का गुणनफल 4 हो तो p निकालना है। चलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं माइनस सी बाई ए, क्या जानते हैं, सी बाई ए। यहाँ पे मूलों का गुणनफल आपको दे रखा है 4 और c का मान आपको ये हो गया, आपका a का मान, ये b का मान और ये c का मान। ये a है, ये b है, ये c है। c का मान आपका p हो गया बटा a का मान कुछ नहीं है जगह तो 1 है, 1 हो गया। क्रॉस गुना करेंगे p बराबर 4। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि px इतना है और पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 का एक गुणनखंड है तो p का मान ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, x माइनस 2 बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर 2 निकल जाएगा।
x का मान 2 इसमें पुट कर देंगे तो p का मान निकल जाएगा। अर्थात देख लीजिए p रहेगा यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 और -6 बराबर 0। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4p और ये -6 -2 -8 इधर आ जाएगा तो +8, 4 से काट दोगे तो हो जाएगा p बराबर 2। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि k के किस मान के लिए समीकरण x² + 6x + k बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक और समान तब होता है, मूल वास्तविक और समान या वास्तविक और बराबर जब d बराबर 0 हो। d बराबर 0 हो तो चलिए b² ये आपका b है, b का वैल्यू हो गया 6² -4 × a। यहाँ पे क्या है a है इंटू b के जगह पर क्या है k बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 36 - 4k बराबर 0 तो 36 बराबर हो जाएगा 4k, 4 से काट देंगे k = 9। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4/3x² - 2x + 3/4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। फिर से हमें क्या करना है, इसका विवेचक निकालना है। इसको हम इरेज कर ले रहे हैं ताकि ये स्पेस हमें मिल जाए। चलिए फिर से हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति चेक करेंगे। d बराबर b² यानी b के जगह पर -2 का स्क्वायर -4 × a के जगह पर क्या है 4/3 × c के जगह पर है 3/4। 1 मिनट फिर से इरेज करके हमको लिखना पड़ेगा, जगह की दिक्कतें हैं, टैब में जगह कम है। चलिए d बराबर -2 का स्क्वायर और -4 × 4/3 × 3/4। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 4 = 0। और 0 कब आता है, जब मूल वास्तविक और समान होता है। मूल वास्तविक और समान होता है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 बराबर 0 का एक गुणनखंड -6 हो तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा। इसका एक गुणनखंड दिया हुआ है -6, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करके चेक कर लेते हैं। देखिए y² + 3y - 18 अब बराबर 0 है। चलिए इसका गुणनखंड करेंगे तो y² 18 यानी +6y - 3y और -18 अब बराबर में 0। तो यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो y + 6 आ जाएगा और एक आएगा y - 3, तो y का मान निकालिएगा तो -6, 3 -6 आपके सवाल में दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है द्विघात समीकरण x² - 8x + 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो α² + β² का मान क्या होगा। बता दें ऐसे सवाल जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम पिछले वीडियोस में पिछले जो भी ऑब्जेक्टिव वीडियोस है उससे ज़रूर देख लें। उस वीडियो में मैंने ऐसे सवालों को हल किया है और बहुत सारे ऐसे सवाल बताए भी है। α² + β², इसमें अपना मन से 2α β ऐड कर लेंगे, 2α β घटा लेंगे तो हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम देख पा रहे हैं कि इतना जो है हमारा a + b के होल स्क्वायर है, अर्थात α + β का होल स्क्वायर है -2α β है। इसमें हम वैल्यू रखेंगे। α + β यहाँ से निकाल ले, मूलों का योग अगर हम यहाँ से निकाल ले α + β, तो α + β हो जाएगा -b/a यानी -8 -8
अब बटा ए का वैल्यू कितना है 1 यानी +8, अल्फा इंटू बीटा निकाल ले तो इसका होता है c/a यानी 5/1। अब इसका मान यहाँ पे पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान है 8 तो 8 का स्क्वायर हो गया, माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान है 5 तो 2 इंटू 5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 10 अर्थात जो है 54, 54 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही जवाब है। बढ़िया से देखिएगा, आपको लाइन बाय लाइन देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ऐसे आपको लगेगा कि सब मिक्स हो गया है, लेकिन ऐसा मिक्स नहीं है, बारी बारी से देखिएगा तो समझ में आएगा। चलिए अगले सवालों की और चलते हैं। सवाल कर रहा है द्विघात समीकरण ax² माइनस bx माइनस c बराबर 0, a बराबर 0 के नहीं है तो मूल क्या होगा। तो देख लीजिए, हम इसका व्यापक रूप हम लोग क्या जानते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसा व्यापक रूप जानते हैं द्विघात समीकरण का। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस b प्लस माइनस ऐसे करके दिया हुआ है। तो देखिए फार्मूला, ओरिजिनल फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अब बटा में 2a। एक चीज देखिए, b का मान माइनस b है और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो यानी प्लस होगा फार्मूला में। ये दोनों फार्मूला में b माइनस है इसलिए ऑप्शन गलत हो गया, ये दोनों ऑप्शन ठीक है, प्लस माइनस ठीक है, अंडर रूट ठीक है। उसके बाद होता है b² माइनस 4ac, माइनस 4ac तब होगा जब यहाँ पे c प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे c माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस फार्मूले का सही जवाब है। ऐसा नहीं कि आप फार्मूला लगा दीजिएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a, ये मत लगाइएगा। यहाँ देखिए कि कंडीशन किस रूप में है और इस कंडीशन को उस फार्मूला पे बैठा के देखिए, आपको ऑप्शन मिलेगा। चलिए अगले सवालों की चलते हैं। 10वीं नंबर सवाल है, यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण 2x² प्लस 2x प्लस p बराबर 0 और qx² प्लस qx प्लस 18 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन मूल है, दोनों में मिलता है, तो q माइनस p का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको p निकालना पड़ेगा। p निकालेंगे तो x का वैल्यू जो 2 है यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 मिलेगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, है ना। यहाँ पे प्लस p हो गया बराबर 0, तो p का वैल्यू निकालोगे तो p बराबर निकल जाएगा आपको, यहाँ पे p का मान हमको मिल जाएगा p बराबर माइनस 8 4 12। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4q, यहाँ पे 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2q, अब प्लस में 18 है ना, अब बराबर में है 0। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6q, अब बराबर उधर माइनस 18 काट देंगे तो हमको q बराबर कितना मिल जाएगा, q बराबर मिल जाएगा 6 18 यानी -3। आपसे पूछ रहा है q माइनस p बताइए, q का मान है -3 और p का मान है -12, माइनस माइनस हो जाएगा +12, तो 9 3 12 यानी ऑप्शन नंबर बी सी जो है ये सही जवाब हो जाएगा। इसको जब घटाइएगा तो आएगा 9। कॉपी पर जरूर बना के देखिए, बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब सवाल एग्जाम में आते हैं। अगला सवाल है, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल ए बी सी है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। सबसे पहले 3 संलग्न फलक है तो घनाभ का जो फलक होता है, फलक आयताकार होता है, तो आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी तीनों का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है। एक का लंबाई गुने चौड़ाई हमारा दिया हुआ है ए, दूसरे का लंबाई गुने चौड़ाई दिया हुआ है बी, तीसरे का लंबाई गुने चौड़ाई दिया हुआ है सी। ये 3 फलक हमारा दिया हुआ है। तो अब हमें क्या कर रहा है, घनाभ का आयतन निकालने के लिए कह रहा है, तो घनाभ का आयतन सवालों को शुरू करते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन होगा। तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हम समझ लेते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, अब बराबर हो गया 216। अब हम क्या करेंगे, अगले 6 से इसको काटेंगे तो हमें निकलेगा ए स्क्वायर बराबर 6 से काटोगे तो 6 3 18
और 36, 6 निकलेगा। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा आपका कितना निकला, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216। 216 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1.1:64 है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब आयतन दिया हुआ है, हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको आयतन दिया हुआ है, आयतन से आप घन की भुजा ज्ञात करें और भुजा से क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सवाल में आयतन दिया हुआ है तो आयतन से हम लोग क्षेत्रफल, आयतन से भुजा निकालने के लिए इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे। तो इसका जब हम लोग घनमूल निकालेंगे तो इसका निकलेगा, इसका घनमूल आ जाएगा आपका 4 चौका 16 चौका 64, 1:4 आ जाएगा। 1:4 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल का अनुपात। जब आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो जो आपका घनमूल आया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 1:16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए सवालों को बढ़िया तरीके से समझिए और बनाइए। इसमें सारे इंपॉर्टेंट सवालों को दिए गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है। ये सभी सवाल कैसे भी नहीं, ये सभी सवाल आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन समान है एवं इसकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। दो बेलन है जिसके आयतन बराबर है, तो चलिए दोनों बेलन का आयतन लिख लेते हैं। पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। एगो का H1 मान लीजिए, एगो को H2 मान लीजिए, क्योंकि हमें निकालना है त्रिज्याओं का अनुपात। पाई से पाई कट गया, ठीक है। अगर हम R1/R2 अगर निकालते हैं तो इसका होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा H/H। एक H का मान 1 है, दूसरे H का मान 2 है, और स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बना देगा 1/2, तो इसका निकलेगा आंसर 1/√2। 1/√2 सॉरी 1:√2। 1:√2 ऑप्शन नंबर ए में है। ध्यान दीजिएगा, हम शॉर्ट में इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि मैथ में आपको टाइम टेकन होगा, टाइम कम मिलेगा आपको बनाने के लिए, क्योंकि सवाल जो है मैथ के ज़्यादा टाइम लेता है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइए, ना कि सब्जेक्टिव की तरह। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल का भी अगर पूरा सॉल्व चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, हम उसका अगले बार से पूरा सॉल्व देने का कोशिश करेंगे। चलिए अगले सवालों पर चलते हैं। एक बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार का व्यास इतना है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। आपको बता दें कि बेलन का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRh। तो देखिए 1760 बराबर हो जाएगा 2 × पाई का मान और r। व्यास आपको 28 है तो त्रिज्या निकल जाएगा 14, और गुने में क्या हो जाएगा h। अगर हम इसको काटने का कोशिश करें तो देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14, ये 2 बार में कटेगा। 2 को इसको काटेंगे तो 2 8 16, 2 8 16 0, 880 बार में कटेगा, है ना। और 22 दूना 44, अगर ये दोनों से इसको काटे तो ये कटेगा 20 बार में। कितनी बार में कटेगा, 20 बार में। तो आपसे ऊंचाई ही पूछ रहा था, तो आपको ऊंचाई निकल आया 20 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में AOB थीटा है तो चाप AB की लंबाई ज्ञात करें। चाप AB की लंबाई जो कह रहा है निकालने के लिए, तो इसके फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 डिग्री 2πr। अगर 2πr नहीं लेना है तो 2 से काट दीजिए तो हो जाएगा θ/180 πr। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन है θ/180 2πr। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है कि यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई L तथा आधार की त्रिज्या R हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से देखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr × L + R। अगर हम πr से गुना करें तो πrl + πr², यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है।
अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। सबसे पहले आयतन दिया हुआ है तो त्रिज्या का अनुपात निकाल लीजिए, R1 अनुपात R2 बराबर, तो इसका वर्गमूल, आयतन दिया हुआ है तो इसका घनमूल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? घनमूल। जब इसका घनमूल आप कीजिएगा तो 125 का घनमूल 5 हो जाएगा, 27 का 3 हो जाएगा। और फिर आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो इसका वर्ग कर दीजिए, तो हो जाएगा 25:9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। यानी एक गोला है जिसे पिघलाकर शंकु बनाया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे? गोले का आयतन बराबर करेंगे शंकु का आयतन। इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होगा उसको हम काट देंगे, जैसे पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, ये कट गया। अब जब इसको आगे लेकर चलोगे तो यहां पे बचेगा 4r² और बराबर हो जाएगा आपका r² इंटू में h आपका है 32। और एक और चीज यहां पे हम डाल देते हैं, r का मान डाल देते हैं। गोले की त्रिज्या कितना है? 8, तो 8 का क्या हो जाएगा? क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो 4 × 8 × 8 × 8 अब बटा में हो जाएगा 32 इक्वल टू r²। 8 चौके 32 से 32 कैंसिल हो गया, तो r बराबर हो गया 8। r का मान कितना निकल गया? 8, जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कर रहा है कि यदि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 है तो उसका व्यास क्या होगा? चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² बराबर कितना दिया है? 616। तो देखिए जरा सा 4 रहेगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने r² बराबर हो जाएगा 616। अब जब इसको काटोगे, इससे इसको काटोगे पूरा, तो 7 बार में कटेगा, तो r बराबर निकलेगा 7 और त्रिज्या 7 निकल गया, व्यास निकलेगा 14। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि 2.13 113 113 413 ऐसे सवाल में जो है दशमलव के बाद अंक जो है एक ही अंक बार बार रिपीट नहीं होता है। अगर एक ही अंक बार बार रिपीट होता तो हम लोग रैकरिंग करके उसे हम लोग परिमेय संख्या दर्शा सकते थे। जैसे अगर 0.3 इस तरह रहता तो हम इसको लिखते 0.3 पे रैकरिंग और ये हमारा परिमेय हो जाता। लेकिन इस प्रकार है नहीं, तो ये परिमेय नहीं होगा, पूर्णांक नहीं होगा, तो होगा क्या? अपरिमेय होगा। अपरिमेय ही इसका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होगा। यानी एक हम परिमेय संख्या ले लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, तो इसका गुणनफल क्या होगा। मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या हम 3 ले लेते हैं और एक परिमेय संख्या हम 3 ले लेते हैं और एक मिनट, कलर हमको बदल लेने दीजिए। और एक अपरिमेय संख्या मान लीजिए कि √5 ले लेते हैं। अगर इसका गुणनफल करेंगे तो 3√5 आ जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या आएगा। और ये हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, आप याद रखिएगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अगला सवाल है कि 0.57 रैकरिंग है का सरलतम रूप क्या होगा। 0.57 है पर रैकरिंग है, इसको तोड़ोगे तो 57/99 आ जाएगा। इसको काट, या तो ये ऑप्शन में होगा, ये ऑप्शन में नहीं है,
तो इसको काट देंगे 3 के टेबल से, तो 19/33 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए में है, जो हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल के लिए हमें इसको इरेज करना पड़ेगा। कह रहा है कि 140 है, 140 है, इसको 2 पर पावर x, 5 पर पावर y, 7 पर पावर z है, तो इसका मान क्या होगा। तो पहले हम 240 को तोड़ते हैं, 2 से तोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 70, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 35, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 7, सॉरी 2 से नहीं 5 से टूटेगा, 5 से तोड़ेंगे तो 7 और 7 से तोड़ेंगे तो 1, अर्थात हमें यहाँ x के जगह पर 2 मिल रहा है, y के जगह पर 1 और z के जगह पर 1। जब हम इसमें ये वैल्यू डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2, हमें मिलेगा 2 + 1 - 1 बराबर 1 से 1 कट गया 2। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि 6√125, 6 + √125 माइनस 3 + √5 प्लस 1 - 4√5 है, ये क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करके पहले देखिए कि ये है क्या। इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 रहेगा और इसका जब वर्गमूल करेंगे तो आएगा 5√5, माइनस से जब इसमें गुना करेंगे तो -3 -√5 और प्लस से जब इसमें गुना करेंगे तो +1 - 4√5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, -5√5 -√5 और ये -4√5, ये तीनों से ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा क्या आप देखिए, 6 में 3 घटाएंगे 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे 4, यानी 4 ऑप्शन नंबर किस में है, सॉरी 4 आया। 4 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 0.375 को P/Q के रूप में बदलने पर Q क्या आएगा। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं दशमलव तो 0.375 को अगर तोड़ते हैं, रैकरिंग तोड़ते हैं तो हमको आ जाएगा 375/1000। चलिए 1000 को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 3। इसका खंड करके आप लोग चेक कर लेंगे। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का मौसा जो है वो 15 है और उसका लौसा जो है 105 है। उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो बता दें कि सेकेंड नंबर बराबर फॉर्मूला होता है HCF गुने LCM बटा में पहली संख्या। 5 से इसको काटेंगे 3 बार में, 3 से गुना करेंगे तो 315। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है कि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में B बराबर 43, Q बराबर 31 और R बराबर 32 हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान से देखिए, A का मान निकालना है, B का मान दिया हुआ है 43, Q का मान दिया हुआ है 31 और R का मान दिया हुआ है 32। जब इस तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमको 1365 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब है। अगला सवाल पूछ रहा है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक होगा। मतलब चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में Q का कोई भी मान डाले तो हमें पॉजिटिव सम संख्या प्राप्त हो। तो जैसे अगर Q का मान हम इसमें 2 रखते हैं, मान लीजिए 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 और 1 5 आ जाएगा, जो यहाँ पे विषम है। इसमें 2 रखेंगे तो 4 आएगा, सम है। इसमें 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 7 आएगा, विषम है। इसमें 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 5 9 आएगा। तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है।
30वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार शांत होने का कंडीशन होता है p पर पावर p बटा 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n। तो देखिए अगर इसको हम तोड़ते हैं तो 7 गुने 100, यानी हमें बटा में 2 या 3 चाहिए या दोनों चाहिए, लेकिन यहाँ तो 7 आ गया, मतलब ये शांत नहीं है। इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 गुने 3 गुने 100, यानी यहाँ पर भी 7 और 3 आ रहा है ना, तो ये भी क्या है, अशांत है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, ये भी अशांत है, ये शांत होगा। अब कहिएगा सर यहाँ पे 7 है तो कैसे होगा? 7 का क्यूब होता है क्या, 343। 343 से 43 कट जाएगा तो बचा क्या, 1 बटा ये बचा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। इसके नीचे और भी सवाल है, हम इस सवालों का रिवीजन कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।